अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहबिल्ला नवीद परिंदामा की एक नई वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, काफ़ी अरसे से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी कुछ वजूहात थी, मैं कुछ मसरूफ़ था मुख्तलिफ़ कामों में, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल सका कि मैं कोई नई वीडियो बना सकूँ। तो आज मेरे पास टाइम था और मैं फ्री था, तो मैंने सोचा कि अपने सेटअप के बारे में थोड़ी सी अपडेट दूँ, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न माशाल्लाह शुरू हो चुका है और मेरे बर्ड्स भी लेइंग करना उन्होंने शुरू कर दी है। तो आज हम थोड़ा सा इनके ब्रीडिंग सीज़न के बारे में भी डिस्कस करेंगे और स्पेशली जो ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो फेजेंट्स को और पीकॉक्स को केयर की ज़रूरत होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इनकी डाइट के बारे में बात करेंगे, इंक्यूबेशन और ब्रूडिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि एक नए फार्मर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर जो है वो आपका ब्रीडिंग सीज़न सक्सेसफुल नहीं जा सकता और आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं आ सकती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप लाजमी, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक रिप्लाई कर सकूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं पुरानी वीडियोस में भी मेंशन कर चुका हूँ कि जो मोस्टली पीकॉक्स हैं और फेजेंट्स हैं, उनका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो मौसम बहार जैसे ही शुरू होता है। तो जो इनमें दो कैटेगरीज़ आ जाती हैं, कुछ अर्ली ब्रीडर्स होते हैं और कुछ लेट ब्रीडर्स होते हैं, लेट स्प्रिंग ब्रीडर्स होते हैं। तो ब्रीड सारे स्प्रिंग सीज़न में ही करते हैं और अर्ली से मुराद वो फेजेंट्स होते हैं या पीकॉक्स होते हैं कि जो कि मार्च की मिड से या एंड से जो है वो एग लेइंग शुरू कर देते हैं। अब माशाल्लाह देख सकते हैं, ये मेरे पास ग्रीन जावा पीकॉक है, मेल बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले आजकल कर रहा है क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न पीक पे है। तो अभी किसी वक्त भी मेरे पास इनके एग्स आ सकते हैं। तो अभी मैं अगर बात करूं कि कौन कौन से मेरे पास अभी फेजेंट लेइंग जिन्होंने शुरू कर दी है, तो इस दफ़ा मेरे पास, हालांकि पिछले साल सोइनोस फेजेंट की काफ़ी अर्ली मेरे पास ब्रीड आ गई थी, तकरीबन फरवरी के लास्ट वीक में मेरे पास एग्स आ गए थे, मगर इस दफ़ा मेरे पास मार्च के सेकेंड वीक में मेरे पास सोइनोस ने लेइंग शुरू की और माशाल्लाह मेरे पास दोनों जो हैं वो लेइंग कर रहे हैं, दोनों पेयर्स मेरे पास जो हैं वो लेइंग कर रहे हैं। और अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको और बर्ड्स भी दिखाता हूँ अपने। माशाल्लाह फुल ब्रीडिंग प्लूमेज में मेल्स बहुत ही एग्रेसिव हैं। और आज हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था, इनकी डाइट के बारे में कि आपने अपने ग्राउंड बर्ड्स को, फेजेंट्स को, पीकॉक्स को क्या डाइट देनी है जिससे आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट आपके पास आ सकता है। क्योंकि ये वो टाइम होता है साल का, ब्रीडिंग सीज़न, जब आपके बर्ड को जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर पे कैल्शियम और विटामिन्स जो हैं वो सारे इनके पूरे होने चाहिए, ताकि वो एग लेइंग उनका रेशो भी एक ठीक होगा और सेकेंडली फर्टिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो चलें आगे की चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ और साथ साथ डिस्कशन भी करते हैं। दोस्तों, माशाल्लाह से ये सोइनोस फेजेंट्स का पेयर है मेरे पास। इन्होंने भी एग लेइंग शुरू कर दी है और अभी तक माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन इनके दो पेयर्स के तकरीबन 6 एग्स हो चुके हैं। और ये जो है फ़ीमेल 2 दिन छोड़ के एग लेइंग करती हैं। इनके आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेल के अभी कलर्स इतने काफ़ी हद तक वाइब्रेंट हो चुके हैं और ये 2 साल में जो है ना अपने कलर्स कंप्लीट करता है मेल। और माशाल्लाह मेरे पास इस साल सोइनोस के सारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फर्टाइल एग्स आए हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट ईयर ब्रीडर होते हैं, तो पहले साल में ही मेल जो है वो मैच्योर हो जाता है और एग्स फर्टाइल करता है। तो चलिए नेक्स्ट पेयर की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ और किस बर्ड्स के एग्स जो है ना वो मेरे पास अभी तक आ चुके हैं और मैंने इनक्यूबेटर में प्लेस किए हैं। नेक्स्ट माशाल्लाह ये एक और सोइनोस फेजेंट का पेयर है। इसकी जो फ़ीमेल है ये मेरे पास पुरानी है, 2 साल की ब्रीडर फ़ीमेल है, 2 साल अबव ही है। और मेल जो है वो लास्ट ईयर का है और माशाल्लाह ये हालांकि उस मेल से छोटा है, मगर इसने भी माशाल्लाह एग्स फर्टाइल किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोइनोस की तो मेरे पास अभी ब्रीड आना शुरू हो गई है। और अभी हम नेक्स्ट केज की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ और कौन से बर्ड्स हैं जो अभी लेइंग कर रहे हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इंशाल्लाह चिक्स अवेलेबल होंगे, इनके जुवेनाइल्स होंगे अवेलेबल, तो मैं उनके लिए भी डेफिनेटली यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और अपडेट करूँगा। माशाल्लाह हमारे पास रेड गोल्डन फेजेंट्स की अभी तक लेइंग नहीं स्टार्ट हुई, मगर ये भी इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 जो है ये भी लेइंग स्टार्ट कर देंगे। रेड गोल्डन के माशाल्लाह मेरे पास जो है वो तकरीबन इस टाइम 3 ट्रायल्स हैं। और ये असल में अभी थोड़ा सा मौसम भी तब्दील हुआ, बारिशों की वजह से कुछ बर्ड्स बीमार भी थे, फिर उनकी ट्रीटमेंट मैंने की तो बस नज़ला ज़ुकाम होने लग गया था। तो अभी कुछ बर्ड्स रिकवरी में है, मगर इंशाल्लाह ये भी जल्द लेइंग स्टार्ट कर देंगे। ये हैं जी माशाल्लाह सिल्वर फेजेंट्स, इन्होंने भी लेइंग शुरू कर दी है और आज भी फ़ीमेल जो है अभी बिल्कुल रेडी टू ले एग है। आप देख सकते हैं ये फ़ीमेल अभी अपने नेस्ट में चली जाएगी थोड़ी देर तक। और ये मेल है माशाल्लाह। टेल आप देखें, क्वालिटी आप देखें। अक्सर लोग जो है वो सिल्वर फेजेंट्स को इतना बड़ा केज नहीं देते, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता फेजेंट आप कह लें
बाकी सोइनोस के मुकाबले में। मगर ये है कि मैंने सारे जितने भी फेजेंट्स हैं उन सबको स्टैंडर्ड साइज़ केजेस दिए हुए हैं ताकि जो है कोई बर्ड भी अपनी मर्ज़ी से सारे ये चल फिर सकें और इनके पास इनफ जगह हो डिस्प्ले करने के लिए। और क्योंकि छोटे केजेस में फेजेंट्स रखना बहुत ज़्यादा जुल्म है। अभी माशाल्लाह इसके भी एग्स मैंने रखे इनक्यूबेटर में, मैं आपको इनक्यूबेटर भी आज दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो बहुत ही कॉमन फेजेंट है। खैर मैंने वैसे ही केज खाली था तो सोचा रख लूँ, खूबसूरत लगता है। ये मेलेनिस्टिक फेजेंट है, वुड ग्रीन फेजेंट भी कहते हैं। ये रिंग नेक फेजेंट की एक म्यूटेशन है। इन्होंने भी एग लेइंग माशाल्लाह शुरू कर दिया, बल्कि आप देखें कि एग बड़ा भी हुआ है जो कि मैंने नहीं उठाया। इनका भी काफ़ी खुला केज है। तो ये आप देखें माशाल्लाह ये क्रायो है। ये जस्ट बिगिनर्स के लिए, जिन लोगों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता फेजेंट्स का, तो ये लो बजट फेजेंट है जो कि आप रख सकते हैं। आगे हम मूव करते हैं। माशाल्लाह रीव्स फेजेंट्स हैं। इन्हें मैंने जो लास्ट केज आपने दिखाया था, आप नोट कर रहे होंगे ये केज मुख्तलिफ है उससे, क्योंकि इन्हें मैंने जो है ना बड़े केज में जो ब्रीडिंग केज था उसमें शिफ्ट कर दिया। और अभी हम सही टाइम पर आए हैं। आप देखें मेल माशाल्लाह डिस्प्ले कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये देखें डिस्प्ले कर रहा है। ये ट्रायो है और इन्होंने भी लेइंग शुरू कर दिया माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये जो मेल है ये भी काफ़ी एग्रेसिव हुआ हुआ, ये देखें डिस्प्ले कर रहा है। और ये जो फेजेंट है इसे खासा बड़ा केज चाहिए होता है। आप देखें इसकी मैंने हाइट भी अच्छी खासी रखी है, 2 पर्चेज़ लगी हुई हैं ताकि ये जो है अपनी मर्ज़ी से आराम से बैठ भी सकें। तो ये भी मेल माशाल्लाह डिस्प्ले कर रहा है। बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी में बर्ड्स हैं। ये अपनी टेल जब सीधी करेगा, ये देखिए माशाल्लाह। दोस्तों अभी हम फेजेंट्स तो देख ही रहे हैं। जो है मैं साथ ही आपको उनकी डाइट के बारे में भी बताता हूँ। ब्रीडिंग सीज़न में आपको क्या इनका ज़रूरी ख्याल करना पड़ता है। तो जो मैं डाइट इस्तेमाल करता हूँ आप बेशक नोट कर लें, मैं मेंशन भी कर दूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जो इनकी जो बेसिक फीड यूज़ होती है ब्रीडिंग सीज़न के दौरान, वो मैं जो नेशनल कंपनी की यूज़ करता हूँ। 18 नंबर फीड मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ नामों से आती हैं। तो ये ब्रीडर फीड होती है जो कि ब्रीडर बर्ड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है और मैं पिछले कई सालों से यूज़ करा रहा हूँ नेशनल की 18 नंबर फीड। और इसमें मैं थोड़ा सा मतलब अगर मैं 70% अगर मैं फीड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 30% मिक्स दाना जो है ना वो इस्तेमाल करता हूँ, जिसके अंदर मुख्तलिफ सीड्स और जो अच्छी क्वालिटी का जो मिक्स दाना मिलता है पीकॉक्स और फेजेंट्स के लिए मार्केट से अवेलेबल होता है, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। और साथ ही जो असल रोल होता है वो अपने साथ मल्टीविटामिन्स देने होते हैं बर्ड्स को, ताकि अगर कोई कमी रह भी जाए जो फीड से ना पूरी हो रही हो तो वो साथ साथ बर्ड्स में पूरी होती जाए। तो मैं जो है वो मल्टीविटामिन्स में मिलेक जो है वो आपको लूज़ पैकिंग में मुख्तलिफ़ जगहों से मिल जाता है। बल्कि मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मतीन भाई, जिनकी शॉप है हरीपुर हज़ारा में, तो मैं उन्हीं से फ़ीड भी परचेज़ करता हूँ और मेडिसिन्स भी उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको कहीं से ना मिले तो आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मयारी फ़ीड भी आपको वहाँ से मिल सकती है बर्ड्स की, ख़ास तौर पर फेजेंट्स के लिए। तो ये है कि इस सारे ब्रीडिंग सीज़न के अंदर जो है जितनी अच्छी खुराक आप बर्ड को देंगे, आपने ग्रीन फोडर अगर बर्ड को आप अच्छा दें तो बर्ड आपका हेल्दी भी रहेगा। और अक्सर जो है मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं जो नए बिगिनर्स होते हैं, वो खुराक जो है उसकी बर्ड्स की न्यूट्रिशन सही तरह पूरी नहीं होती। तो उसमें इशू क्या आता है कि जो एग्स हैं वो या तो एग बाइंडिंग हो जाती है फीमेल्स को और उसकी वजह से एक्सपायर भी हो जाती हैं और उन्हें फिर समझ नहीं आती कि क्या वजह हुई है कि उनका बर्ड अचानक जो है वो एक्सपायर हो गया है। तो एग बाइंडिंग से भी बचाने के लिए और बाकी जो है एक और इशू सबसे बड़ा आता है वो ये है कि अंडे कच्चे आना शुरू हो जाते हैं। उनका शेल जो होता है ना इतना नरम सा होता है, वो बिल्कुल जो है वो रबरी टाइप एग्स होते हैं। उसकी भी वजह यही होती है कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। तो ये है कि जब भी आप बर्ड रखें उसकी खुराक का आप अगर ख्याल रखेंगे तो आपका बर्ड हमेशा हेल्दी और एक्टिव रहेगा। और सेकेंडली इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बर्ड के जो केजेस हैं उन्हें आपने साफ़ रखना है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो थ्रू माउथ मोस्टली जाते हैं। पानी अगर अभी माशाल्लाह देखें ये रीव्स किस तरह डिस्प्ले कर रहा है, जो ये बर्ड्स का पानी है, अभी आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि पानी जो है वो आप साफ़ पानी बर्ड को ठंडा पानी प्रोवाइड करें गर्मियों में। अभी तो मौसम बेहतर है तो नॉर्मल पानी भी जो है ना यूज़ कराएँ बर्ड को। और फिर आपने जो कुछ मल्टीविटामिन्स पानी के थ्रू देने हैं, जिस तरह मैंने मिलेक का जिक्र किया, वो
भी आपको वो उसका भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सेकेंडली आप एक और चीज़ यूज़ करा सकते हैं, लाइजोविट सिरप। वो आप हफ्ते में जो है वो 2 दिन छोड़कर आप पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर 1 सीसी आपने लाइजोविट सिरप आप यूज़ कराएं बर्ड्स को, तो उनसे भी जो बर्ड्स के अंदर जो है वो मिनरल्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक्स थी। फीड के बारे में मैंने बता दिया, मल्टीविटामिन्स के बारे में बताया। तो अब इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपको विद पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस के साथ ही आप लर्न करते हैं। और जो बर्ड्स की बीमारियां होती हैं, वैसे अक्सर फेजेंट्स होते तो बहुत ज़्यादा हार्डी हैं, और बीमारियों से बचने का जो सबसे आसान तरीका है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे, अगर आप बर्ड को खुली जगह देंगे, घुटन वाला माहौल नहीं होगा, वेंटिलेशन केजेस में अच्छी होगी। अब अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि केजेस बना देते हैं, उसमें एक तो सनलाइट नहीं लगती, और सेकेंडली वो जो केजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, तो उसमें जो बर्ड है वो नेचुरली बीमार होगा। उसमें आप बीमारियों से बचाना बर्ड को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फेजेंट्स जो हैं वो जगह भी मांगते हैं और अच्छी केयर भी मांगते हैं। अगर आप अच्छी केयर करेंगे इनकी, तभी आपके पास अच्छी ब्रीड भी आएगी और आपको जो है ये बर्ड्स ब्रीडिंग सीज़न में फ़ायदा भी दे सकते हैं। तो रीव्स माशाल्लाह मेरे पास लेइंग भी कर रहे हैं, दोनों फीमेल्स जो हैं उन्होंने लेइंग शुरू कर दी है। तो हम नेक्स्ट केज की तरफ अब जाते हैं। ये माशाल्लाह लेडी एमस्ट फेजेंट, अभी तक इन्होंने लेइंग नहीं शुरू की। मेल अभी माशाल्लाह बहुत एग्रेसिवली डिस्प्ले करता है आजकल। मेरे पास 2 ट्रायोज हैं इनके, ये आप देख लें। एक पेयर है और एक ट्रायो है, एक फ़ीमेल है। ये माशाल्लाह मेरे पास ब्रीडर फ़ीमेल है 3 साल की, और मेल भी 3 साल का है माशाल्लाह। इसकी कलरेशन देखें, इसका प्लूमेज देखें, अल्लाह नजर बद से बचाए। ये तो जी अब हमने देख लिए बर्ड्स, और मैंने आपको बता दिया कौन से बर्ड्स अभी मेरे पास माशाल्लाह लेइंग कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इंक्यूबेटर की तरफ। अब मैं आपको लेके जाता हूँ। इंक्यूबेटर मैंने अपने रूम में रखा हुआ है, और मैं आपके साथ ब्रूडर की भी डिस्कशन करूँगा और इंक्यूबेटर के बारे में भी बताऊँगा। क्योंकि जब ब्रीड आ जाती है, जब आपके पास एग्स आ जाते हैं, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, जिसका मतलब है कि आप मशीन से बच्चे निकलवाएं, या फिर आप जो है वो नेचुरल इंक्यूबेशन भी करवा सकते हैं, किसी कुड़क मुर्गे के नीचे भी रख सकते हैं। तो मैं दोनों जो है वो ऑप्शंस के बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलें हम अंदर चलते हैं। जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रूडर किस तरह बनाया जाता है। ये जो ब्रूडर है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ ले। ब्रूडर हम उस मशीन को कहते हैं, या उस चीज़ को कहते हैं कि जो जैसे जब मुर्गी अपने चूज़े निकालती है, तो मुर्गी का एक ख़ास टेम्परेचर होता है जो कि वो अपने चूज़ों को देती है अपने परों के नीचे रख कर, जो कुछ दिन उनके लिए ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि जो छोटे चूज़े होते हैं वो अपना टेम्परेचर ख़ुद मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा वो गर्माइश वाली जगह जो है वो अपनी मुर्गी के परों के नीचे घुस जाते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन कर रहे होते हैं, जब हम मशीन के थ्रू निकलवा रहे होते हैं, तो हमने मेक श्योर करना होता है कि हम लोग वो टेम्परेचर बर्ड्स को प्रोवाइड करें जो कि मुर्गी के परों के नीचे का टेम्परेचर होता है। तो ये हम किस तरह यूज़ करते हैं कि आपने सिंपली कोई भी डब्बा ले लेना है, डिपेंडिंग कि आपके पास कितने चिक्स हैं। अब ये मैंने जो है कार्डबोर्ड यूज़ किया, ये मेरे दोस्त हैं मतीन भाई, ये उन्होंने मुझे बना के दिया था। तो आप ये देखें, ये सिंपली कार्डबोर्ड यूज़ हुआ है, और जो है ये एक स्टील की फ्रेम के 2 रिंग्स बनवा के, एक बेस के लिए और एक जो है वो टॉप के लिए, ये ऐसे सर्कुलर जो है वो इसका रिंग बनवाया गया, और फिर ये कार्डबोर्ड जो है वो लगा कर, इसके साथ ये थर्मोस्टेट मिलता है। ये आप किसी भी जो है वो ऑनलाइन दराज.com से भी मंगवा सकते हैं, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसका अटैच कर दूंगा। ये जो थर्मोस्टेट होता है, ये बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। तो ये बने बनाए ब्रूडर्स भी मिल जाते हैं। मेरे एक और दोस्त हैं वकास भाई, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्सला में उनकी शॉप है, वो भी आपको ब्रूडर्स प्रोवाइड कर सकते हैं फेजेंट्स के लिए और पीकॉक्स के लिए। तो वैसे जनरल इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब ये जो इस तरह ब्रूडर है, इसमें आप बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जो हीटिंग बल्ब होता है। ये मैंने कुछ मुर्गी के चूज़े हैच करवाए थे, तो मैंने ये हीटिंग रॉड लगाया हुआ है। तो अब होता ही है कि जैसे ही टेम्परेचर, ये इसका थर्मोस्टेट के साथ सेंसर लगा हुआ होता है जो कि टेम्परेचर सेंस करता है, और जैसे ही वो टेम्परेचर जो है वो इसका जितना आपने सेट किया होता है वो मीट करता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है हीटिंग रॉड बंद हो जाता है। अब इसके जो है वो टेम्परेचर इनिशियल डेज़ में आपको अर्ली, जब पहले दिन का डे ओल्ड होगा, पहले हफ्ते में आपको टेम्परेचर जो है वो 29 से लेके 27 डिग्रीज तक रखना होता है, और फिर जिस तरह टाइम बढ़ता जाएगा तो आपने टेम्परेचर 1-1 डिग्री कम करना है। और फिर वैसे भी अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो टेम्परेचर जो है ऑलरेडी जब इंक्रीज़ होगा तो फिर ब्रूडर की
जो है जस्ट आपको मिनिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा, और सख्त गर्मियों में जो है ना सिर्फ लाइट की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर जब हाँ रात को अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए या 30 से कम हो तो फिर आपको ब्रूडर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ब्रूडर था जी। अब हम जाते हैं इंक्यूबेटर की तरफ। अच्छा जी, अब मैं अपने रूम में आ गया हूँ और ये जो आप सामने मशीन देख रहे हैं इसको इंक्यूबेटर कहा जाता है। ये आप इसका मैं आपको दूर से भी व्यू दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये जो है ये आरकॉम कंपनी का इंक्यूबेटर है। इसका मॉडल भी आप ये देख लें, आरकॉम मारू 190 ड्यूलेक्स है ये। और अब इसमें ये होता है कि जो ये इंक्यूबेटर्स होते हैं, अब ये आरकॉम जो है वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेटर्स है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये भी काफ़ी ज़्यादा तजर्बात के बाद जाकर मुझे जो है ना ये एक अच्छी मशीन मिली। पहले मैं चाइनीज़ इंक्यूबेटर्स यूज़ करता रहा, काफ़ी अर्सा मैंने वो यूज़ किए, मगर उनके अंदर जो है ना कोई मसला लगा रहता है, साथ साथ चलता रहता है। उनमें भी नो डाउट अच्छे इंक्यूबेटर्स भी होते हैं, मगर ये कि ये वाला जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। या आरकॉम मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बड़ा सेटअप है और जो है अगर आपका एक्सपीरियंस है तो या तो आप आरकॉम लें, या अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ख़र्चा करके जो है वो ब्रिंसिया का इंक्यूबेटर ले सकते हैं। ये दो कंपनीज़ हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंक्यूबेटर्स हैं और रिज़ल्ट भी इनका अच्छा होता है। इवन जो इंटरनेशनल ज़ूज़ हैं जो एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी परिंदों की जो नायाब परिंदे होते हैं उनकी अफजाइश नस्ल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वाइल्ड से जो है वो बर्ड्स को कलेक्ट करके और उन्हें ब्रीड करवाना, जो नायाब परिंदे होते हैं तो वो भी यही इंक्यूबेटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये है कि आरकॉम का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। जस्ट आपका ये एग्स फर्टाइल हो और बाकी जो है ये मशीन ज़बरदस्त काम करती है, फुली ऑटोमेटिक है। इसके अंदर आप देख लें ये जो 3 शेल्फ्स लगे हुए हैं ये तीनों ट्रेज़ होती हैं। इनके अंदर आपने फिर सेपरेटर्स मिलते हैं, आपने एग्स को जो है वो प्लेस करना होता है। और इसका जो टेम्परेचर है अगर मैं आपको बताऊं इंक्यूबेटर का कितना होना चाहिए तो वो 37.8 इसका टेम्परेचर होना चाहिए, और जो ह्यूमिडिटी है वो 55 to 60% जो है वो शुरू के दिनों में होनी चाहिए, और जो लास्ट 3 हैचिंग डेज़ होते हैं उसमें आपने ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करके 70 to 75% ह्यूमिडिटी हो तो उसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त आता है। तो ये है कि अभी ये मैंने इंक्यूबेटर ओपन किया था, इस तरह से ह्यूमिडिटी थोड़ी सी जो है ना वो इंक्रीज़ड है, मगर ये कि इसका एयर वेंट होता है तो आप इसे अगर ओपन करेंगे तो ह्यूमिडिटी फिर भी बराबर हो जाती है। 2-3 पॉइंट्स का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है कि इंक्यूबेटर के अंदर जो है अभी माशाल्लाह मैंने ये आप देखें ये हर एग के ऊपर जो है ना स्पीसीज़ का नाम, केज नंबर और फिर जो है वो डेट ऑफ प्लेसिंग जो है ना वो आपने किस डेट को प्लेस की है। अब इसके अंदर एक और जो है वो अब हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना तजर्बा होता है। अक्सर लोग जो है वो इंक्यूबेटर के साथ हैचर अलग लेते हैं क्योंकि फेजेंट्स के कीमती एग्स होते हैं, तो आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि मतलब आप हफ्ते 2 हफ्ते वेट करें, अंडे आपके पास ज़्यादा जमा हो तो फिर आप रखना शुरू करें। तो मैं तो ये करता हूँ जो डेली जो एग आ रहा होता है वही प्लेस करता हूँ। तो मैंने हैचर तो नहीं रखा हुआ, मैं इंक्यूबेटर को ही एज अ हैचर भी यूज़ करता हूँ। ये जो आरकॉम के इंक्यूबेटर्स होते हैं ना, इनकी एक अच्छी बात यह है कि नीचे जो है ना आपके पास काफ़ी स्पेस अवेलेबल होती है ना, तो मैं नीचे एक टॉवल रख के और जो एग्स हैच होने वाले होते हैं जिनका हैचिंग पीरियड आ जाता है तो वो मैं उन एग्स को नीचे प्लेस कर देता हूँ टर्निंग ट्रे से, और उसके ऊपर मैं नीम गर्म पानी का छिड़काव थोड़ा सा कर देता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आज तक कभी भी मेरे पास डेड इन शेल का इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे जो है मैं हैच करवाता रहूँ। तो ये भी तरीका होता है, और बेहतर ये है कि अगर आप हैचर भी ले लें तो तब भी, मगर मैं थोड़ा सा जो है ना वो हैचर अलग से आपको देखना पड़ता है, इंक्यूबेटर अलग से, तो वो थोड़ा सा आपके पास इशू आ जाता है। तो ये है जी इंक्यूबेटर जो मैंने आपको दिखाया है, और इसमें माशाल्लाह फेजेंट्स के एग्स मैंने प्लेस किए हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मेरे पास अभी जो भी जुवेनाइल्स अवेलेबल होंगे, जो मेरे पास फेजेंट्स की किस्में अवेलेबल होंगी तो मैं लाजमी अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट करूँगा। और आपसे बस रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फॉलो करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में आप लोग अपडेट रह सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।